वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 35 लेक्चर है। इसका टाइटल है द 4 बिग मैक्रो इकोनॉमिक इशूज़ एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स कंटिन्यूड। तो इन्फ्लेशन की बात हो रही थी पिछले लेसन के अंदर। दो व्यूज़ देखिए, तो तीसरा व्यू है मॉनेटरिस्ट व्यू। तो मॉनेटरिस्ट व्यू क्या है इन्फ्लेशन में? तो जो मॉनेटरिस्ट हैं इनके मुताबिक जो इन्फ्लेशन होता है उसको इन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के ज़रिए बताया है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है? MV इक्वल्स टू PQ। अब इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले सिंपल वर्ड में बताना चाहूँगा कि मॉनेटरिस्ट का व्यू असल में है क्या, पैसे से किस तरीके से महंगाई बढ़ती है। इन्होंने ये कहा कि पैसा जब बढ़ता है किसी इकोनॉमी के अंदर तो वहाँ पे महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि जो ज़ाहिर बात है सामान जो बन रहा होता है हमेशा वो जो है लिमिटेड होता है। जब पैसा गवर्नमेंट बढ़ा देगी किसी भी कंट्री के अंदर तो उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। यही बात इन्होंने बताई क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के थ्रू कि अगर इकोनॉमी की ग्रोथ कम है और उससे ज़्यादा पैसा सप्लाई हो जाता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर तो उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाएगा लेकिन सामान तो उतना ही होगा मार्केट में, या पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वहाँ एक सामान ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हुआ, सामान नहीं बना, लेकिन पैसा लोगों के पास ज़्यादा गया। जब लोगों का पैसा ज़्यादा आ गया और सामान कम है तो फिर पूरी कंट्री में जो है इकोनॉमी में महंगाई बढ़ जाती है। तो ये इनका कहना था। तो अब ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है MV इक्वल्स टू PQ। अब M क्या है? M का मतलब है रियल मनी सप्लाई, जितना पैसा सप्लाई हो रहा है इकोनॉमी के अंदर वो। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब है पैसा कितने हाथों में जाता है, यानी कि अगर एक नोट सपोज़ ये 3 हाथों में गया तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 3 हो जाएगी। इसी तरह से P जो है वो प्राइस लेवल है, कितना प्राइस है, और Q जो है वो रियल आउटपुट है, यानी जो प्रोडक्शन हो रही है उसको हम Q कहते हैं। तो ये जो है वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है जो दी थी मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट ने। नाउ दी मॉनेटरिज्म एंड फ्लिप कर्व। अब फ्लिप कर्व आपको पिछले लेसन में बताया गया फ्लिप कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और जो इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान। जबकि मॉनेटरिस्ट का मानना ये है कि जो इकोनॉमी होती है वो जनरली जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट में होती है या फिर नेचुरल रेट पे होती है। तो इसी वजह से इनके मुताबिक जो फ्लिप कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा, बल्कि वो एक वर्टिकल फ्लिप कर्व होगा, जो एक वर्टिकल किस्म का फ्लिप कर्व होगा, वर्टिकल होगा, बिल्कुल स्ट्रेट एक होगा वर्टिकल फ्लिप कर्व, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा। अब अगर फ्लिप कर्व आपको नहीं पता किस तरीके से बनता है तो उसके लिए आप पिछला लेक्चर ज़रूर देखिएगा। नाउ दी मनी इल्यूजन। अब मनी इल्यूजन में क्या होता है कि लोग नॉमिनल टर्म्स में मनी को समझते हैं, यानी कि लोग फॉर एग्ज़ाम्पल लोग अक्सर आपने ये सुना होगा कि लोग कहते हैं कि पहले बहुत सस्ताई होती थी अब बहुत महंगाई हो गई है। पहले बिस्किट 3 रुपये में 2 रुपये में मिलते थे, अब 10 रुपये में मिलते हैं। तो इस तरह की लोग बात करते हैं, तो इसको कहा जाता है कि मनी इल्यूजन, यानी कि लोग सिर्फ नॉमिनल टर्म्स के ऊपर फैसला कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। अब जाहिर बात है जितनी सैलरीज पहले होती थी अब उससे ज़्यादा होती हैं। किसी दौर में 5,000 सैलरी होती थी, फिर 20,000 होती थी, अब 50,000 60,000 इस तरह भी सैलरीज होती हैं। तो सैलरीज भी ज़ाहिर बात है लोगों की बढ़ रही हैं। तो लोग इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि सैलरीज भी बढ़ रही हैं, लोग सिर्फ चीज़ों की प्राइस देख के कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं मनी इल्यूजन। अब इसकी एक एग्जांपल और है जो यहाँ पे दी इस कोर्स के अंदर है, वो ये है कि अगर सपोज़ करें एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय की 10% जो है वो इजाफा हो जाता है उसके अंदर सैलरी के अंदर। अब तमाम एम्प्लॉई की सैलरीज में इजाफा हुआ है। अब वो ये समझ रहा है एम्प्लॉई कि वो खुश हो रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि उसका इजाफा हो गया, जबकि इजाफा हुआ है नॉमिनल वेजेस में इजाफा हुआ है, रियल वेजेस में नहीं। अब 10% इजाफा हुआ उसकी सैलरी में, 10% और एम्प्लॉयज़ की भी सैलरीज में इजाफा हुआ और महंगाई भी 10% हो गई। अब उसके तो जहन में ये है कि मेरी सैलरी जो है वो 10% बढ़ गई है, हालांकि ये जो है उसकी सैलरी असल में बड़ी ही नहीं है, उसकी सैलरी वही है, रियल वेज उसकी वही है, सिर्फ उसकी मॉनेटरी वेज या नॉमिनल वेज वो बढ़ गई है। तो उसको हम कहेंगे मनी इल्यूजन। और इसी वजह से अब जब वो मार्केट में गया तो उसको पता चला कि चीज़ें तो 10 गुना ज़्यादा महंगी बिक रही हैं। अब 10 गुना ज़्यादा बिक रही हैं तो उसने सोचा कि फ्यूचर में भी इसी तरह से 10 गुना जो है वो ज़्यादा महंगाई हो सकती है। तो उसको हम कहेंगे एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो एडेप्टिव हो रही है, उसको हम कहेंगे एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। उसने सोचा कि अब आगे भी 10% महंगाई होगी, इसको हम कहते हैं एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। नाउ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखना किसी कंट्री की ट्रांजैक्शन का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के साथ एक कंट्री की जो ट्रांजैक्शन होती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है,
इसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बाहर के कंट्रीज़ के साथ, अब उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी शामिल है। इंपोर्ट होगी तो ज़ाहिर बात है उसमें जब ट्रांजैक्शन होगी तो यहाँ से जाएगा पैसा और सामान ख़रीदा जाएगा, और एक्सपोर्ट होगी तो पैसा यहाँ आएगा और सामान बाहर बेचा जाएगा। तो ये तमाम ट्रांजैक्शंस हो रही हैं पूरी दुनिया के साथ। तो इस जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या उसके अलावा भी जो भी तरह की ट्रांजैक्शन होगी, हर तरह की ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट में आती है, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो तमाम ट्रांजैक्शन का एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड रख लिया जाता है, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ दी मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज जो होता है उसकी मार्केट, अब फॉरेन एक्सचेंज जिसको हम फॉरेक्स भी कहते हैं, फॉरेक्स भी कहा जाता है या करेंसी भी कहा जाता है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सी होती है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो होती है जहाँ पे एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी बेची जाती है, उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और एक्सचेंज रेट क्या है? एक्सचेंज रेट का मतलब है एक करेंसी की वर्थ दूसरी करेंसी के मुकाबले में, एक करेंसी की दूसरे करेंसी के मुकाबले में क्या वर्थ है, क्या अहमियत है, उसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। जैसे $1 जो है वो 150 रुपीज़ का है, तो ये एक्सचेंज रेट है, यानी उसकी वर्थ है इतनी कि $1 जो है वो 150 रुपीज़ का है, तो उसकी कितनी ज़्यादा वर्थ है, ये जो है बात हो रही है, इसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। नाउ द हिस्ट्री ऑफ एक्सचेंज रेट इन पाकिस्तान। अब इसको थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखते हैं हम, जो एक्सचेंज रेट की हिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसके अंदर अगर हम पिछले 5 डेकेड्स की बात करें, यानी कि 50 सालों की, 10 साल का एक डेकेड होता है, तो जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजीम है वो डीरेगुलेशन और मार्केट ओरिएंटेड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। डीरेगुलेशन से गवर्नमेंट की रेगुलेशन उस पर कम होती जा रही है और मार्केट की ओरिएंटेड होता जा रही है, यानी डिमांड सप्लाई के ऊपर ज़्यादा बेस कर रहा है। 1970 से पहले अगर हम देखें, 1970 से पहले, तो पाकिस्तान की करेंसी जो रुपये है वो पाउंड के साथ लिंक थी, डॉलर के साथ नहीं। डॉलर के साथ वो लिंक हुआ है 1971 में, और पाकिस्तान जो है वो बजट डेफिसिट में फेल हो गया था, गिर गया था, यानी कि बजट डेफिसिट आ गया था 1982 के अंदर पाकिस्तान के अंदर। 1998 में क्या हुआ कि फाइनेंशियल क्राइसिस आए पाकिस्तान के अंदर, और इकॉनमी जो है वो रिकवर हुई क्राइसिस से 99 में। और जब रिकवर हुई तो 3 एक्सचेंज रेट यूनिफाइड हो गए और पैक्ड हो गए यूएस तक एक बैंड के अंदर, और वो बैंड रिमूव्ड हुआ 2000 के अंदर, जो बैंड 99 में हुआ था। और अब जो है पाकिस्तान जो है वो मेंटेन कर रहा है क्या, फ्लोटिंग रेट, जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को मेंटेन कर रहा है। और एक्सचेंज रेट जो है पाकिस्तान के अंदर बैंक्स के अंदर भी थोड़ा फ़र्क आ सकता है, हर बैंक के अंदर एक्सचेंज रेट में थोड़ा बहुत आपको फ़र्क मिल सकता है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही डिटरमाइन करता है कि कितना ज़्यादा जो है वो बैंक को ऑथोराइज, कितना बैंक जो है वो ऑथोराइज होगा डील करने के लिए वेरियस करेंसीज़ में, मुख्तलिफ़ करेंसीज़ में डील करने के लिए। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।